Hey guys, welcome you all. This is me Neha. So if you are a serious aspirant and आप चाहते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप हर बार आपके 5 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएं, विद इन सेकेंड्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाओ, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. देखो, आई एक्सेप्ट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ है, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि कोई भी इतना टफ नहीं होता जितना हमें लगता है. हमें एक प्रॉपर मेथड नहीं पता होता है. देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे है, राइट? कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं पूरे पैरा को, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना टफ नहीं है जितना हमको फील हो रहा था. बस आप इसको पेशेंसली देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, राइट? सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द लाइक बटन, बिकॉज आपको एंड में समझ में आएगा कि विद इन सेकेंड्स आप आरसी सॉल्व कर पा रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हमारी पता है प्रॉब्लम क्या है. हमने देखा आरसी और हम लग गए पढ़ने. रूटर वॉज बॉर्न इन 1816 टू जूइश पेरेंट्स इन द जर्मन एंड दिस एंड दैट, एंड हो गई हमारा. एंड सबसे बड़ा ब्लंडर हमने यही बनाया. क्यों? बिकॉज देखो, हम अभी इसको छोड़ ही दो, अभी हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं. ओके, आप आंसर किस चीज़ का करोगे? बोलो, किस चीज़ का आंसर करोगे? जब सामने वाला कोई क्वेश्चन करेगा तभी तो आप आंसर करोगे. जब आपको प्रॉब्लम मिलेगी कुछ, जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी तभी तो आप उसको फिगर आउट करोगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट? अब आपने अपना आरसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि हमें ढूंढना क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको. ओके, रीडिंग तो चल नहीं रही है, आपको यहाँ आंसर्स भी तो ढूंढने हैं, तो आपको क्वेश्चंस भी तो पता होना चाहिए. अदरवाइज आप पढ़ रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं, आपको क्लू ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ से किस टॉपिक पर मुझे फोकस करना है, राइट? तो ये मिस्टेक नहीं करनी है. देखो, जो फर्स्ट स्टेप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, वो है क्वेश्चंस. जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तब हम ढूंढेंगे कि हाँ क्या तरीका हो सकता है. वैसे ही जब हमें पता होगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, तभी तो हम अपना पैरा पढ़ते टाइम आंसर देखेंगे और जहां हमें कुछ दिखेगा वहां हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट? अब देखो, क्वेश्चंस पढ़े हमने. अब क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर अस कि हाँ थ्रू आउट द पैसेज हम उसको याद कर पाए. तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड फिगर आउट कर सकते हो. ओके, बहुत बड़ा 1 या 2 लाइन का पूरा क्वेश्चन है, तो उसमें से कीवर्ड ढूंढो कि हाँ उसमें पूछ क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, और भी हम टॉपिक समझेंगे तो उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इसमें चाह रहा है कि वो कब बॉन्ड हुआ, तो बॉन्ड पकड़ के चलो, और जहां भी हमें मिलेगा तो फिर वहां हम देखेंगे, है ना? फिर देखो, ये जब हो जाता है फिर हम आते हैं कि हाँ अब हमें आरसी पे आना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता पड़ गया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमसे सामने वाले ने क्या पूछा है, राइट? तो अब आपको क्या करना है, रीडिंग. फिर मिस्टेक हो गई. अरे रीडिंग कैसे करें? रीडिंग देखो, आप एक बात समझो, 2 पेज का पैरा है, 3 पेज का है. अब आप रीडिंग करोगे तो 5 मिनट्स अराउंड, उससे ज़्यादा ही मान के चलना, आपको रीडिंग में लग जाएंगे. तो फिर आप सॉल्व करने का टाइम कब है? टाइम की भी तो फाउंडेशन है ना. तो रीडिंग नहीं करनी होती है, हमें करनी है स्किमिंग. स्किमिंग क्या होती है? देखो, हमें गिने चुने 5-6 क्वेश्चन ढूंढने हैं. जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कीवर्ड देखेंगे, फिर हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ेंगे. ओके, जैसे बर्ड आई व्यू होता है ना, ऊपर से ऐसे करके चलना है बस. और जहां हमारा कीवर्ड हमें नोटिस हो जाएगा, बस उस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. देखो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी. स्टार्टिंग में आप रीडिंग करोगे, बट अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे स्किमिंग करनी है, जब हमें पता ही नहीं है कि अच्छा स्किमिंग भी करनी है, तो हम हमेशा रीडिंग पे ही अटके रहेंगे. बट व्हेन यू नो कि हाँ स्किमिंग करनी है, तो धीरे धीरे रीडिंग से आप स्किमिंग तक कब आ जाओगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है. तो देखना, आपको मजे आ जाएंगे. ओके, तो रीडिंग नहीं, स्किमिंग. समझ आया? अब देखो, इसके बाद हमने कर लिया. अब हमारे पास नेक्स्ट वे है. ओके, थर्ड. देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, रीडिंग. बट उससे रीडिंग से पहले आप एक काम और कर सकते हो, दैट इज जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो. जैसे सिनोनिम पूछ लिया,
एंटोनिम पूछ लिया, किसी फ्रेज का मीनिंग है ना, कुछ इडियम पूछ ली, तो आप उसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ना। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस पूछे गए एंड अगर 1 या 2 आपने वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिए तो ये तो होगा कि चलो 2 तो मैंने सॉल्व कर दी, मेरे 2 मार्क्स तो पक्के हुए। बट पता है क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा दिमाग इसलिए भी खराब होता है, हमें टफ इसलिए भी लगते हैं बिकॉज हमें लगता है कि ना ये इसमें 5 मार्क्स आएंगे या 5 मार्क्स जाएंगे, तो बर्डन सा बन जाता है और हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन वही सॉल्व कर लिए तो आपको थोड़ा बर्डन कम होगा, आप थोड़े ईज में आओगे। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट आप सॉल्व कर सकते हो ना। 4th इज, देखो कुछ ना एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सट्रीम वर्ड्स। अब एक्सट्रीम वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मीनिंग निकल के आता है, जैसे ओनली, नेवर, है ना, एक्सट्रीमली ले लो, या तो एकदम ही पॉजिटिव चले जाए एकदम ही नेगेटिव। आप कहें ओनली, तो ये सिर्फ क्या है, आपके चांसेस बहुत ज्यादा खत्म कर देता है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। ओके, हमेशा रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम जितना ज्यादा इन वर्ड से बचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है ना? या ऑल ही आ गया, तो अगर हम जितना बच के चलेंगे उतना, और एक्सेप्शंस की बात तो मैंने करी है, बट हाँ ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अभी आप आने वाले अपने कॉम्प्रिहेंशन में देख ही लोगे। समझ आया? फिर क्या, अब ये हमारे स्टेप काफी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस आपको इनको देख के चलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो फर्स्ट पढ़े। अब पढ़े नहीं, ये फिर मिस्टेक थोड़ी करना है, अभी तो सीखा है। देखो इतना बड़ा है, अगर आप इसको नॉर्मल पेज पे देखोगे ना, ये तो बोर्ड है, तो आपको 3 पेज का तो ऑलमोस्ट ही लगने वाला है। ओके, सो द मॉडर्न नेम फॉर द सिटी ऑफ एक्स ला शपेल। अब इसका नेम देखना है हमें, तो आप मॉडर्न नेम, आपने इतना कीवर्ड उठाया। ओके, हाँ, कि जहां मॉडर्न नेम की बात होगी या सिटी की या इसकी बात होगी, आपको सिर्फ एक देखना है, तो वहां हम देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज? Reuter used to send 2 pigeons to his friend in Brussels. Reuter sold his bookshop to become banker. London was the principal business city only of Europe. देखो only आया है, अब इस कीवर्ड से ना हम देख लेंगे कि स्टेटमेंट कैसे जाएगा। Gauss was a famous physicist and astrologer. चलो हो गया। Choose the correct meaning of the word munitions. Ammunition, subscription, information and accreditation. ओके, तो बताओ म्यूनिशन का मीन्स होता है हथियार। ओके, वेपन्स, एम्यूनिशन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। Reuter and telegraph, रोल ऑफ बर्ड्स इन Reuter's लाइफ, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो वेयर देर इज अ विल और देर इज अ वे का मीन्स क्या होता है? जहाँ इच्छा होती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो वहां का रास्ता निकल ही आता है। द थिंग इम्पोर्टेंट टू बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स वॉज डिप्लॉइंग स्पेशल मैसेंजर्स। ठीक है, यहाँ क्या रखना है, यहाँ कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है बैंकर्स के लिए एंड फाइनेंसियर्स के लिए? डिप्लॉइंग स्पेशल मैसेंजर्स, गेटिंग कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ, हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल और मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। वील लुक फॉर इट इन आर। ओके, सो चलो देख लिया, अब पढ़े। चलो यहाँ से करते हैं। देखो आपका काम स्किमिंग करना है, मेरा रीडिंग करके समझाना है, बट स्किमिंग कैसे करते हैं आई विल टेल यू। ओके, Reuter was born in 1816, पहले हम समझ लें थोड़ा। 1816 टू Jewish पेरेंट्स इन द जर्मन सिटी ऑफ कैसल। तो देखो, और आपको ना, आपने ये लाइन पढ़ी और आपने क्या किया, हमारी नॉर्मल जो रियल लाइफ में क्या है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में क्या है, तो हिंदी ट्रांसलेट क्यों करना है, जरूरत ही नहीं है। जहाँ आपको कीवर्ड मिले बस वहाँ रुक जाना है। ओके, तो Reuter क्या है, जर्मन सिटी में पैदा हुआ था, उसके ज्यूइश पेरेंट्स से 1816। देखो यहाँ बॉर्न का कुछ पूछा गया है, तो बस उस चीज को छोड़ देना है ना। बस आप देखो, मीनिंग भी मत निकालो अपने मन में, कुछ भी मत करो। बॉर्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया ना, तो इस पर फोकस करने की जरूरत क्या है, नहीं है, सिंपल। अब पूछते कि वो कहाँ पैदा हुआ, ये ऐसा वैसा, तो हम थोड़े ध्यान से पढ़ते। His father died when he was 13 and he had to find work in his uncle's bank in Göttingen। तो उसके जो फादर थे वो जब वो 13 का था तब एक्सपायर हो गए थे, तो वो अपने अंकल के वहाँ गॉटिंगन में वहाँ काम करता था। ओके, बैंक में।
The professor of astronomy at the university of that city was the famous mathematician and physicist Gauss, who at that time was carrying out experiments with the electric telegraph. देखो गॉस से रिलेटेड आप ध्यान दो तो हमारे पास एक ऑप्शन था, वेट देखो गॉस है ना, था ना ऑप्शन, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी। तो जहां मैंने गॉस देखा ना, बस मैं उस लाइन को ही अच्छे से पढ़ने वाली हूँ, अदरवाइज तो मैं ऊपर के 2 लाइन तो ड्रॉप ही कर दूंगी ना, उसको तो स्किमिंग ही करूंगी, है ना, ये तरीका है। तो the professor of astronomy at the university of that city was the famous mathematician and physicist Gauss. गॉस जो थे वो प्रोफेसर थे एस्ट्रोनॉमी के, वो बेस्ट एकदम फिजिसिस्ट भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे। अगर यहाँ आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज हम आगे देखेंगे, बार बार ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ओके, हु एट दैट टाइम वॉज कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स विद द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो वो जो गॉस थे वो क्या थे, वो अच्छे मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, एंड उस टाइम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इन 1845 र्यूटर मैरिड द डॉटर ऑफ अ बैंकर। 2 years, अब देखो ये समझ में आ रहा है ना, तो उसको समझने की क्या जरूरत है। 2 years later with borrowed money he became a partner in a firm of booksellers, but selling books was not exciting enough for this young man। तो उसकी शादी हो गई, फिर उसने बुक शॉप ओपन कर ली, बट उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। ओके, ही बिकेम अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ बुक सेलर्स बट सेलिंग बुक्स वॉज, हाँ ये पढ़ चुके हैं। बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स हु ट्रेड इन मनी अटैच अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस टू हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि आया था ना हमारे में, आया था ना, आपने थोड़ा सा अगर कीवर्ड को ऐसे, द थिंग इम्पॉर्टेंट टू बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स, है ना, क्या है, पहले न्यूज सुनना, हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल। ओके, किस लिए वो देख लेते हैं। हु ट्रेड इन मनी अटैच अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस, मिल गया, टू हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल। अब जरूरी तो नहीं ना कि फर्स्ट इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, जो मिल जाए वो करेंगे। बाय डूइंग दिस दे गॉट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग लार्ज सम ऑफ मनी। देखो बैंकर्स हैं, उन्हें स्टॉक्स के बारे में पहले ही पता पड़ जाए कि अरे पैसे गिरने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो उस हिसाब से पैसे लगाते हैं, तो उससे क्या है, ज़्यादा पैसा आता है, राइट, आप जल्दी कमा पाते हो। So 30 years before, the Rothschilds had made a great sum of money because they employed a special messenger who brought them news of the fall of Napoleon before anyone else heard about it. तो क्या है, देखो Rothschilds थे, उन्होंने ये काम किया था कि पहले न्यूज़ पता कर लेते थे कि हाँ स्टॉक गिरने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कौन से, ऐसे वैसे, तो उससे क्या है कि वो उसी हिसाब से पैसे लगाते थे और वो जल्दी रिच हो गए। ओके, who brought them, okay, 30 years, who brought them news of the fall of Napoleon before anyone else heard about it. Reuter knew all this having trained in a bank, and the idea came to him that if he could provide advance news, businessmen would be only too glad to pay him for it. देखो उसको ये सारी बात पता था कि हाँ रॉथशाइल्ड ने कैसे पैसे अर्न किए थे, तो उसने भी दिमाग लगाया कि अगर मैं भी पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने लगूँ तो ये जो बैंकर्स, मुझे भी अच्छे बिजनेसमैन से काफ़ी पैसा मिलेगा, बिकॉज अब मैं बताऊंगा ना कि हाँ कब चीज़ें बढ़ने वाली हैं, कब गिरने वाली हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, in 1849 therefore he sold his interest in the bookshop and took a small office। ये लाइन हमने पढ़ी थी तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। ओके, तो फिर उसने क्या किया, ये सारा काम करने के लिए ना अपनी बुक शॉप बेच दी। ही सोल्ड हिज इंटरेस्ट क्या बेची, बुक शॉप ही बेच दी। स्मॉल ऑफिस एट एक्स ला शेपेल नाउ एशन। ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमसे मॉडर्न नेम पूछा गया था, एक्स ला शेपेल का पूछा गया था ना, तो क्या है, नाउ एशन। ओके, ऐसे मिलते हैं। Then he went to a local bird fancier and bought 20 pairs of carrier pigeons। फिर उसने क्या किया कि वो गया लोकल बर्ड फैंसियर के पास और उसने 20 पेयर ऑफ पिजन्स खरीदे। चिट्ठी कबूतर जा वाला काम हो रहा है। Reuter then took a friend into his confidence। This man was a stock broker who worked at the Brussels stock exchange and could। देखो फिर उसने क्या किया कि अपने साइड अपने फ्रेंड को कर लिया। ओके, फ्रेंड इनटू हिज कॉन्फिडेंस, तो अपने हाँ कर दिया कि तुम भी पैसे वाले बनोगे और मैं भी, तो मेरी साइड हो जाओ, तो वो हो गया। वो कहाँ काम करता था, वो स्टॉक ब्रोकर था, राइट, वो ब्रुसेल के स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। सो देयरफॉर प्रोवाइड द न्यूज विच बिजनेसमैन इन एक्स रिक्वायर्ड। इन एक्स का मतलब है वो जगह, कि वो ऐसी स्टॉक के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो वहाँ के बिजनेसमैन को ज़रूरी है।
Each day, Reuter put on the Brussels mail coach a case containing a pair of pigeons addressed to his friend. When the birds were delivered to him, the friend set them free after fastening to their legs silk bags containing the stock prices. The pigeon arrived home 3 hours before the mail coach, and immediately Reuter and his wife made many copies of the messages and delivered them to the businessman who paid for the service. तो देखो क्या करता था ना, a pair of pigeons. देखो मैंने ना सब अच्छे से पढ़ लिया इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है. तो वो रीडर था, अ पेयर ऑफ पिजन्स अपने फ्रेंड ब्रूसेल्स में जो काम करता था, स्टॉक ब्रोकर था, उसके पास भेजता. फिर वो ना सिल्क की चिट्ठियों में कबूतर जा चिट्ठी ला ये वाला काम था. तो वो ना इन्फॉर्मेशन, पहले मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके पैर में सिल्क की जो चिट्ठियाँ थी उसमें बांध के भेज देता था. ओके एंड फिर वो जब पिजन्स इनके पास आती, इसकी वाइफ के पास एंड रीडर के पास, तो वो क्या करते, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते एंड बिजनेसमैन को सेंड करते कि हाँ ये पहले न्यूज़ आएगी तो आप इसके अकॉर्डिंग पैसा लगा सकते हो. ओके सो हु पेड फॉर द सर्विस? Brussels had been connected by telegraph with Paris and Berlin and the pigeon post was used to connect. देखो ब्रूसेल जो थी वो टेलीग्राफ से कनेक्ट, ब्रूसेल had been connected by telegraph with Paris and Berlin and the pigeon post was used to connect Aix-la-Chapelle with the system. तो पेरिस एंड बर्लिन से तो टेलीग्राफ से कनेक्ट था ब्रूसेल, बट एक्स-ला-शैपेल जो था वो पिजन की पोस्ट से कनेक्ट था. एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज एज फार एज बिजनेस वॉज कंसर्न द लीडिंग कंट्री इन यूरोप. तो उस टाइम पे ना इंग्लैंड था जो लीडिंग था, वो बिजनेसमैन में बड़ा अच्छा कर रहा था. She alone had not been laid waste by the armies of Napoleon and during the long war her allies, she का मतलब पता है क्या निकल क्या रहा है, यूरोप, इंग्लैंड, her allies and even her enemies had bought their munitions, समझ आ रहा है, and supplies from her. Long before any other state she had developed her coal mines and had built factories. तो देखो जो यूरोप था उसने ना जो नेपोलियन की आर्मीज थी ना उसको भी सप्लाई किए थे हथियार. ओके ड्यूरिंग द लॉन्ग वॉर हर एलीज एंड इवन हर एनिमीज ने भी उनसे लिए थे. लॉन्ग बिफोर एनी अदर स्टेट शी हैड डेवलप्ड हर कोल माइंस, और उसने कोल माइंस भी डेवलप करी. उसने किसने? यूरोप ने. एंड हैड बिल्ड फैक्ट्रीज एंड रेलवेज भी. नाउ व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज वर डूइंग लाइकवाइज, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सेम ऐसा कर रही थी, दे टर्न्ड टू हर टू सप्लाई देम विद मनी एंड मटेरियल्स. Thus, it was that in the middle of the 19th century, London, the workshop of the world, as it was called, was the principal business city not only of Europe but of the entire world. फिर क्या हुआ? 19th century आते आते वो जो यूरोप था वो ना सिर्फ बिजनेस सिटी, सॉरी द वर्कशॉप इट वॉज कॉल्ड वॉज द प्रिंसिपल बिजनेस सिटी नॉट ओनली ऑफ यूरोप. लंदन सिर्फ यूरोप का ही नहीं, एंटायर वर्ल्ड की ही बिजनेस सिटी बन गई. सिंपल. तो देखो अब यहाँ देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज. सो गॉस वॉज अ फेमस फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. पढ़ा था मैथमेटिशियन है ना. जहां हमें अपना काम मिलेगा उसके हिसाब से चलने वाले हैं. ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, बट कहीं ना कहीं तो चीजें बनेंगी. Reuter sold his book shop to become a banker. नहीं, बैंकर तो वो नहीं बना. वो तो क्या करना था उसे, उसने बुक बेची सो दैट वो थोड़ी उसने पिजन्स खरीदी और वो इन्फॉर्मेशन जल्दी लेके वो बिजनेसमैन तक दे पाए. तो बैंकर तो वो नहीं बनना था. ओके लंडन वॉज द प्रिंसिपल बिजनेस सिटी ओनली ऑफ यूरोप. ऐसे कैसे? ओनली बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. नॉट ओनली है और यहाँ ओनली बोल रहे हैं. Reuter used to send 2 pigeons to his friend in Brussels. देखो अगर आप वैसे वर्ड टू वर्ड करोगे ना तो नहीं आएगा, बट आपको ये चीज ध्यान देनी होगी. आ पेयर ऑफ पिजन्स, आ पेयर, एक पेयर में कितने होते हैं? 2 है ना. तो क्या हुआ? 2 पिजन्स को सेंड करता था, फिर वो सिल्क की चिट्ठियां उसको भेजती थी, फिर वो आगे कैरी करते थे बिजनेसमैन के लिए, राइट, कॉपीज बनाकर. ये हो गया. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. रीयूटर एंड टेलीग्राफ की थोड़ी बात हुई थी. एक वो उनके जो गॉस थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेलीग्राफ से, और यहाँ थोड़ी टेलीग्राफ की बात हुई थी कि हाँ जो पेरिस और बर्लिन है वो टेलीग्राफ से कनेक्टेड है. तो ये तो नहीं हुआ. ओके ये तो नहीं हुआ. रोल ऑफ वर्ड्स इन रीयूटर्स लाइफ. अरे ऐसे कैसे? तो थोड़ी सी बात हुई कि हाँ वो लेकर जाती है, आती है. जब आप बात करते हो कि टाइटल मीन्स पूरे उसमें थ्रू आउट बात क्या हो रही है? द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. थोड़ी सी बात हुई है कि हाँ लास्ट में कि लंदन सिर्फ यहीं की नहीं पूरे वर्ल्ड की है, ये भी नहीं.
वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उसका पैसा कमाने का मन था, उसको कुछ करने का मन था, तो उसने पिजन्स भी खरीदी, स्टॉक ब्रोकर को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया, फिर बिजनेसमैन को भेजा, सिल्क, इतना कितना काम बताओ। ये वही तो बता रहा है कि जहां आपका मन होता है वहां आप चीज़ों को कर ले जाते हो। ओके, द थिंग इम्पॉर्टेंट टू बैंकर्स एंड फाइनेंसियर वॉज, क्या था कि हाँ पहले वो न्यूज़ सुन ले, पब्लिक में आए उससे पहले वो समझें और चीज़ों को उसके हिसाब से करें। तो हियरिंग न्यूज़ बिफोर अदर पीपल, डिप्लॉइंग स्पेशल, ये थोड़ी उनका काम था। ओके, सामने वाले ऑफर करते थे, गेटिंग कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ ने, ऐसे तो पकड़े जाएंगे। लकी भास्कर मूवी थी ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। ओके, समझ आया? आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अनफ्लिंचिंगली कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली आंसर। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये नहीं पढ़ना है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑप्यूलेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज? डेलिशियस, लग्जूरियस, पुअर और गुड। बता पा रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज हम पैसेज के टाइम बताएंगे इसको। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द वेल्दी मैन टू कमेंट, मास्टर यू हैव क्योर्ड माई बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। द मोटिव ऑफ द वेल्दी मैन, सिर्फ इतना याद रखो। ओके, इतना बड़ा कैसे रखोगे? वॉट इज द टोन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ? टोन क्या होता है कि आपके बोलने का क्या लहजा है। आप कहते हैं ना कि यार तुम्हारी टोन सही नहीं है, आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो, वो बहुत, उसकी टोन ना बहुत स्वीट थी, बहुत पोलाइट थी, तो बोलने का एक लहजा कि वो कैसे उसके वर्ड्स आ रहे हैं। राइट, सिंपल है। द जिस्ट ऑफ द पैसेज, जिस्ट इज व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द टाइटल। हाँ, कि पूरा पढ़ के हमें क्या समझ में आया। प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, सैल्वेशन फ्रॉम इविल, फेथ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, हैंकर फ्रॉम द पैसेज। हैंकर क्या होता है पता है? किसी चीज़ बहुत कम है और उसकी आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि हाँ ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, तो इसका हो जाएगा क्रेव। पढ़ लिए क्वेश्चन, चले चलो। वन डे वाइल द बुद्धा, अब हम इसको ना, वॉज प्रीचिंग हिज डॉक्ट्राइन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वर्ल्ड इन द नेबरहुड। पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ? मैं ना सिर्फ ऐसे देखती रहती हूँ और ऐसे 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 ऐसे, और अपना हाथ नहीं घुमाती, आंखें घुमाती रहती हूँ। देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। नेबरहुड ऑफ सवती, देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना भाई। अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ हु सफर्ड फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स केम टू हिम। देखो बुद्धा जो है, वो लॉर्ड बुद्ध जो है, वो प्रीचिंग के लिए गए एक बार। कहाँ गए? सवती में। तो मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ हु सफर्ड फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स केम टू हिम विद क्लास्प्ड हैंड्स एंड सेड, ओ लॉर्ड बुद्धा, पार्डन मी फॉर माय वांट ऑफ रिस्पेक्ट in not saluting you as I ought to, but I suffer greatly from obesity, excessive drowsiness and other complaints, so that I cannot move without pain। तो वो जब preaching के लिए गए तो एक great wealthy man था, वो उसने हाथ जोड़े, clasped hands। ओके, देखो ये हाथ जोड़ते हुए राइट आया और कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको सैल्यूट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ड्राउजीनेस, थकान, ओबेसिटी, मोटापा और भी कंप्लेंट्स हैं, तो उसके कारण मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मूवमेंट नहीं हो पा रही है मेरी। ओके, क्योंकि पेन हो रहा है। द तथागत सीइंग द लग्जरीज विद विच द मैन वॉज सराउंडेड आस्क्ड हिम, हैव यू डिजायर टू नो द कॉज ऑफ योर एलिमेंट्स। तो ये सब सुनते उन्होंने कहा कि जब उसके पास वो इतनी सारी सुख सुविधाएं देखी, तो उसके बाद जो बुद्धा है उन्होंने कहा, क्या आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम का रीजन क्या है? राइट, एंड प्रॉब्लम, एलिमेंट्स मतलब बीमारी कहाँ है, अरे ये ओके। एंड व्हेन द वेल्दी मैन एक्सपोज हिज willingness to learn, Buddha said there are 5 things which produce the condition of which you complain। तो जब उसने कहा कि नहीं पता है बट आई रियली वांट टू नो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ठीक कर लेनी चाहिए। ऑप्यूलेंट डिनर, लव ऑफ स्लीप, ज़्यादा खाना, ओके, लव ऑफ स्लीप, हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर, कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत सारा एंजॉयमेंट कर लिया, उसके बाद भी आपको लग रहा है क्रेविंग हो रही है कि नहीं अभी तो और बाकी है। जैसे टीवी देख लिए, 2 घंटे आपने मोबाइल चला लिया, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर ली, शॉर्ट स्क्रॉल कर ली, उसके बाद भी आपको क्रेविंग हो रही है। ओके, बात हो रही है थॉटलेसनेस, कि हाँ आप सोच विचार ही नहीं कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। एंड लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है एट योर मील्स, and take on yourself some duties that will exercise your abilities and make you useful to your fellow men। in following this advice you will prolong your life। तो उन्होंने कहा थोड़ी और एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करो, you will see कि हाँ आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
ओके अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं एक ही वर्ड का मीनिंग बता के चलूँ, आप सेंस समझ रहे हो ना, इसको इसके मीनिंग बोलते हैं। ओके द रिच मैन रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर सम टाइम हैविंग रिकवर्ड हिज यूथफुलनेस ही रिटर्न टू द वर्ल्ड honored one and coming this time without horses and luxuries he said to him, master, you have cured my bodily ailments, I come now to seek enlightenment of the mind। तो क्या किया, जैसा बुद्धा ने कहा वैसा उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद वो विदाउट लग्जरीज विदाउट हॉर्सेज उनके पास मिल गया, उन्होंने कहा ये सब तो ठीक हो गया, अब मुझे माइंड का एनलाइटमेंट चाहिए। ओके एंड बुद्धा सेड द वर्ल्डलिंग नरिशेस हिज बॉडी बट द वाइज मैन नरिशेस हिज माइंड। तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं वो बॉडी को नरिश करती हैं, राइट। ये जो दुनिया भर की चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक मैन होते हैं, बट जो वाइज मैन होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है वो अपने माइंड को नरिश करते हैं। ही हु इंडल्जेस इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज एपेटाइट वर्क्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। और जो सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए काम करता है ना, कि सेटिस्फाई करता है, तो वो बस अपने डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है। बट ही हु वॉक्स इन द पाथ will have both the salvation from evil and a prolongation of life। बट जो दिमाग को नरिश करने वाले पाथ पे चलता है तो वो अपनी लाइफ को ही बढ़ाता है और उसको बुराइयों के ऊपर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, सेल्वेशन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑप्युलेंट। तो देखो डेलिशियस फूड, कोई बढ़िया फूड से बीमार पड़ता है क्या? टेस्टी खाने से, मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं तो उससे क्या आप बीमार पड़ जाते हो? नहीं। तो ये कैसे हो जाएगा? आपको लगेगा कि हाँ ऑप्युलेंट फूड मीन डेलिशियस फूड। यूज सम कॉमन सेंस। ओके, डेलिशियस फूड, अच्छे खाने से आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो। जब आप एक्सेसिव ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो वेट आपका बढ़ जाता है, फिर आप मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है। गुड भी नहीं, अच्छा खाना नहीं, ज़्यादा खाना। ओके अब द मोटिव फॉर द वेल्दी मैन टू कॉमेंट, हमने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा कि मेरी शरीर की बीमारियां तो ठीक हो गई हैं, अब आप बताओ कि मैं अपनी माइंड को कैसे, सेल्वेशन, ओके मैं अपने माइंड को कैसे देखूं, एनलाइटमेंट ऑफ माइंड। तो लॉस ऑफ वेल्थ इसलिए तो नहीं आया था, बीमारी के बाद तो वो अपने माइंड के लिए आया था। लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, थॉटलेसनेस, ये चीज़ें तो उनको बताई गई थी कि हाँ सोचते विचारते नहीं हो इसलिए मोटापा हो रहा है। सीक विजडम, उसने कहा कि हाँ अब माइंड को मुझे ठीक करना है, उसकी ज़रूरत है। What is the tone of the third paragraph? तो देखो एक हुई कि हम पढ़ के अभी बताती हूँ कि थर्ड पैराग्राफ कौन सा है, और एक ये है कि हमने जब पूरा टॉपिक पढ़ा तो वहाँ क्या हंसी मजाक चल रहा था? हाँ नहीं ना, तो ह्यूमरस कैसे हो जाएगा? क्या वहाँ सरकास्टिक हुई? नहीं, उन्होंने तो सीधी बात कही कि एक इंसान आया, उसने कहा कि मैं आपको सैल्यूट नहीं कर पाया, जो क्लैप्स हैंड्स में आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम का आप सेल्फ कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो। तो यहाँ सरकास्टिक तो कुछ नहीं चल रहा है। ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक, सरकास्टिक मीन्स आयरनी चल रही हो, मॉकरी चल रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बुद्धा है, वो कैसे मॉकरी करेंगे? ओके विट्रियोलिक, विट्रियोलिक मीन्स कड़वाहट, क्या आया? कड़वापन चल रहा था। आप बताओ, यहाँ सिर्फ कह रहे थे कि सोचो विचारो, जो अपने माइंड को समझेगा, जो अपने माइंड को नरिश करेगा, वो अपनी लाइफ को भी बढ़ाएगा और सेल्वेशन फ्रॉम ईविल, बुराइयों से भी बचेगा और अपनी एकदम मोक्ष के लिए जाएगा। ओके यही बात थी, है ना? चलो तो कभी कभी आपको वापस जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने पैरा की अच्छी से स्किमिंग करी, आपने सही से ध्यान दिया है, तो आपसे बनेगा। द जिस्ट ऑफ द पैसेज, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, ये तो कभी नहीं जिस्ट है ना। टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, नहीं, गोल सेट करने की बात नहीं हुई है। नरिश द माइंड तो था, लेकिन से ये सिर्फ एक लाइन थी। तो जिस्ट सिर्फ एक लाइन का नहीं होता है, पूरा कंक्लूजन की बात होती है। फेथ नहीं, सेल्वेशन फ्रॉम ईविल, कि आप माइंड को नरिश करो, है ना, तो सेल्वेशन फ्रॉम ईविल। और क्रेव हमें आई क्या? तो अब आपको बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हुई? यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करना है। टोन, टाइटल, थीम, ये सब कुछ हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे, सो दैट, क्योंकि आई वांट कि हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो। मैं बहुत जल्दी में बताऊंगी, इसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला है, राइट? सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, राइट? एंड और मैं क्या कहूँ, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।